हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम क्लास 12 सोशोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। सोशोलॉजी का चैप्टर 1 पेपर में इतना आता नहीं है, नॉट इवैल्यूएटिव होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इस चैप्टर को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। जनसांख्यिकी यानी कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। ये वन लाइनर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। हिंदी में इसे जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। इसे अंग्रेज़ी में डेमोग्राफी कहा जा अंग्रेज़ी या यूनानी में इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। ये जो डेमोग्राफी है जनसांख्यिकी, ये जनसांख्यिकी का अंग्रेज़ी शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोस और ग्राफिन, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफी, जिसका अर्थ होता है लोगों का वर्णन। इसे आप पूरी वन लाइनर डेफिनेशन में लिख सकते हो। जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत हम जनसंख्या के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाओं और रुझानों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि जनसंख्या का आकार क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु, प्रवसन, जनसंख्या की संरचना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जनसंख्या कई प्रकार की होती है, जैसे कि आकारिक जनसांख्यिकी, जिसमें जनसंख्या के अधिकतर जनसंख्या की मात्रा के आधार पर, यानी कि जनसंख्या कितनी है, नंबरों के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि दूसरी जनसांख्यिकी होती है सामाजिक जनसांख्यिकी, जिसमें जनसंख्या के पक्षों पे, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये जनसांख्यिकी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? जनसांख्यिकी जब हम जनगणना में इसके आंकड़े काम आते हैं, ताकि हम आंकड़े इकट्ठे कर सकें अपनी जनता के लिए। आगे हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत जनसांख्यिकी को ही जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित होती हैं। एक राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना, और दूसरी आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। आंकड़े इकट्ठे होने लगे थे यूरोप में। ये पेपर में पूछा जाता है कि पहली बार आंकड़े कहाँ इकट्ठे हुए। आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार करना शुरू किया। उदाहरण के लिए उसने जन स्वास्थ्य प्रावधान के प्रारंभिक रूप में विकास में, आरक्षी और कानून व्यवस्था के अनुपालन में, कृषि और उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में, कराधान और राजस्व उत्पादन में, नागरिकों की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना शुरू किया। राज्य के क्रियाकलापों के नए और बराबर विस्तृत होते हुए क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालन के सामाजिक आंकड़ों में, यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि जनसांख्यिकी क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? हम इस बात को और अच्छे से जानेंगे। जैसे कि जनसांख्यिकी क्यों ज़रूरी है, हमें अपनी जनता के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनानी है, इसके लिए जनसांख्यिकी ज़रूरी है। हम जनसंख्या के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, इसके लिए हमें आंकड़े इकट्ठे करने बहुत ज़रूरी हैं। हमारी जनसंख्या यानी कि जनता को अच्छा स्वास्थ्य देना, उनके लिए अच्छी नीतियाँ बनाने के लिए जनसंख्या की बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं कि पहले देखो, राज्यों द्वारा सामाजिक आंकड़े इकट्ठे करने के लिए प्रचलन हालांकि काफ़ी पुराना है, यानी कि राज्य बहुत पुराने टाइम से आंकड़े इकट्ठे करता आ रहा है। ये लाइन देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में 1790 की जनगणना सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी। ये जनगणना 1790 में अमेरिका से शुरू हुई, जो आज के टाइम की जनगणना है, जिसे हम आधुनिक जनसंख्या कहते हैं। इस पद्धति को यूरोप में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में लाया गया। भारत में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लें सब। भारत में जनगणना का कार्य अंग्रेजी सरकार ने 1867 से 1872 तक शुरू किया, इसके बीच में प्रारंभ किया। तब से 1881 से हर 10 सालों में 10 वर्षीय जनगणना, भारत में जनगणना हर 10 साल में की होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, 7 वर्षीय जनगणनाएँ थी। 2011 की जनगणना अभी हाल ही में सबसे नई है।
भारतीय जनगणना विश्व भर में जनगणना किए जाने वाले सबसे बड़े कार्यों में से एक है, क्योंकि भारत में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। चीन की जनसंख्या और भारत की तुलना से कहीं ज़्यादा अधिक है, क्योंकि चीन में प्रॉपरली जनगणना नहीं की जाती। अब यहाँ पर आ गया जनसंख्या के आंकड़े बहुत ज़रूरी कैसे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या के आंकड़े राज्यों की नीतियाँ बनाने में, आर्थिक विकास करने में, जन कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नीतियाँ कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब सामाजिक आंकड़ों को पहली बार इकट्ठा किया गया तो उन्होंने समाजशास्त्र जैसे एक नए विषय के अध्ययन के लिए प्रबल आधार प्रस्तुत किया। देखो, हम सबको पता है समाजशास्त्र हमारे लिए समाज के लिए कार्य करता है। समाजशास्त्र समाज के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए समाज के आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। लाखों लोगों के बहुत बड़े समुदाय के बारे में इकट्ठे किए गए विशाल आंकड़ों का संख्यात्मक विशेषताओं ने सामाजिक प्रगठन के अस्तित्व के लिए एक मजबूत एवं ठोस तर्क प्रस्तुत किया। यद्यपि देश स्तरीय व राज्य स्तरीय आंकड़े, जैसे कि प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे मृत्यु के मामले, ये इसमें आएगा। मृत्यु, ये सब सामाजिक परिघटनाएं जो कि समाजशास्त्र के अंतर ही आती हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, इमाइल दुर्खीम का प्रख्यात अध्ययन, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों में आत्महत्या की दरों में पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट किया है, इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। दुर्खीम का कहना था कि आत्महत्या की दर जनसंख्या के पीछे आत्महत्या के मामलों की संख्या को सामाजिक कारणों द्वारा स्पष्ट करना ही ज़रूरी है, भले ही आत्महत्या के प्रत्येक मामले में आत्महत्या करने वाले प्रत्येक परिस्थितियाँ अलग अलग हों। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कभी कभी आकारिक जनसांख्यिकी और जनसंख्या अध्ययन के अधिक व्यापक क्षेत्रों के बीच अंतर किया जाता है। आकारिक जनसांख्यिकी प्रमुख रूप से जनसंख्या परिवर्तन के संघटक विश्लेषण एवं मानक माप संबंधित करती है। यानी कि हम आकारिक जनसंख्या में जनता के आकार का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक जनसंख्या में देखते हैं कि जनता का समाज में कैसा रोल है, कि एक बंदे का अपने स्कूल में कैसा रोल है, ये सब हम इसके अंदर अध्ययन किया करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि जनसांख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये 1 नंबर, ये 7 मार्क्स में भी आ जाता है पेपर में। तो पढ़ना शुरू करते हैं इसे। माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जनसंख्या की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या की सिद्धांत। इनका पूरा नाम क्या था? पहली बात तो ये क्या थे, ये राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। 1786 का नाम जुड़ा। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत दिया है, उनके जनसंख्या विशेषक उन्होंने अपने निबंध एसे ऑन पॉपुलेशन में लिखा था, और उन्होंने अपना एसे ऑन पॉपुलेशन 1788 में लिखा था। ये एक निराशावादी सिद्धांत था। निराशावादी सिद्धांत जो कि एक सैड सिद्धांत है, जिसने लोगों को सच बताया कि ऐसा होता है, जबकि ये मतलब सिर्फ हमें बुरा फील हो सकता है, ऐसा सिद्धांत है। जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेज़ी से नहीं बढ़ती जिस दर में मनुष्य की बढ़ती है, मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ती है जिस दर की तुलना में मनुष्य के भरण पोषण के साधन नहीं बढ़ पाते। इट मीन्स मनुष्य की जनसंख्या तो तेज़ी से बढ़ती है, जबकि जो खाने पीने की साधन होते हैं वो बहुत धीरे बढ़ते हैं। इसलिए जो मनुष्य होता है, एक मानव होता है, वो गरीबी की हालत में जीने के लिए विवश रहता है। अब मनुष्य की पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? मनुष्य की पॉपुलेशन तो बहुत 2 से हो गए 4, 4 से हो गए 8, 8 से हो गए 16, 32, ऐसे बढ़ती है। जबकि जो कृषि साधन होते हैं वो गणितीय आकार से बढ़ते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। चूँकि जनसंख्या के भरण पोषण के साधन में वृद्धि धीरे होती है, ये एक दुर्भाग्य की बात है, परंतु ये माल्थस का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे
ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस का एसे ऑन पॉपुलेशन दे रखा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें तो इन्होंने ये भी बताया था माल्थस ने कि इसके दो तरीक़ों से हम इसे रोक सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है कि हम जनसंख्या को कृत्रिम तरीके से रोकें। जैसे कि हम लोग विवाह देरी से करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सीमित संख्या में बच्चे पैदा करें, तो इन तरीक़ों से रोका जा सकता है। नहीं तो प्राकृतिक तरीक़ों से भी जनसंख्या रोकी जाती है। जैसे कि जैसे कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है, बीमारी आ जाती है, अकाल पड़ जाते हैं, तो इन तरीक़ों से भी जनसंख्या रोकी जाती है। अब हम देखते हैं कि माल्थस का ये सिद्धांत एक लंबे समय तक प्रभावशाली रहा। लोगों ने इसे माना कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सिद्धांत है, परंतु अगले कुछ वर्षों में इस सिद्धांत की अवहेलना होने लगी, क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनसंख्या वृद्धि के नए नए स्वरूप आने लगे सामने के लिए। महामारियों के प्रकोप बढ़ने लगे। आपको पता होगा 19वीं शताब्दी में प्लेग महामारी आ गई थी, तो इसका स्रोत बढ़ने लगे। जैसे कि आगे पढ़ते हैं। उदारवादी और मार्क्सवादी ने इन विचारों की आलोचना करी। उन्होंने कहा गरीबी का कारण जनसंख्या बढ़ना ही नहीं होता है। उन्होंने ये कहा गरीबी का कारण होता है आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण ना होना। उन्हें ये लगता है कि जो गरीबी का कारण है वो ये है कि जो संसाधन है वो सभी लोगों को एक समान मात्रा में नहीं मिले हुए। यदि संसाधन एक समान मात्रा में सभी व्यक्ति को मिलते हैं तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा, सब खुश रहेंगे। तो इनका उदारवादी मार्क्सवादियों का कारण ये था, और उन्होंने इस सिद्धांत को गलत स्थापित कर दिया और अपना सही बताया। क्योंकि क्या होता है, यूरोप में जब आती है महामारी तो वहाँ लोग धनवान विशेषाधिकार संपन्न लोग जीवन का आनंद लेते हैं। बहुसंख्यक गरीबों की हालत में जीना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों के पास संसाधन की कमी थी, इसलिए वो लोग गरीबी की हालत में जीने के लिए विवश रहे। आगे हम पढ़ते हैं कि जनसंख्या की संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या की विषय में एक अन्य उल्लेखनीय सिद्धांत है। ये सिद्धांत है संक्रमण का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से होकर जुड़ती है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 बुनियादी चरण हैं, जिसे पहला चरण तो ये है कि जनसंख्या वृद्धि कम होना, क्योंकि समाज में अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से वो पिछड़ा हुआ समाज होता है। इसलिए यहाँ पे ऊंची मृत्यु दर होती है और ऊंचा जीवन स्तर होता है, क्योंकि कोई ठीक करने वाला नहीं होता और लोग वह पढ़ लिखे भी नहीं होते। दूसरा वृद्धि दर ये होता है तीसरे सिद्धांत के अंतर्गत अंतिम विकसित समाज होता है। तो जनसंख्या नीची रहती है क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, और मृत्यु दर में भी कमी आती है, क्योंकि विकसित समाज है तो साइंस अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी, तो लोग बागों को मरने से बचा लिया जाता है। जो दूसरा संक्रमण का सिद्धांत होता है, इसे जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लोगों को मृत्यु से ही बचा लिया जाता है और लोग बाग पढ़े लिखे भी नहीं होते, इसलिए कहीं ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है, लोगों का जन स्वास्थ्य, बेहतर पोषण, उन्नत तकनीकें आने लगती हैं। प्रजनात्मक व्यवहार, गरीबी और ऊंची मृत्यु दरों की हालत बन जाती है। बदलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इस प्रकार का संक्रमण पश्चिम यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ था और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में भी जो गिरती हुई मृत्यु दरों के अनुसार अपने यहाँ जन्म दर घटाने के लिए संघर्षशील रहे। आगे पढ़ते सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक। अधिकांश जनसंख्या की संकल्पनाओं को दरों या अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उसमें 2 संख्याएं शामिल हैं। खास आंकड़ा होता है जिनकी गणना एक विशिष्ट भौगोलिक प्रशासनिक इकाई के जरिए की जाती है। तो हमारे जनसंख्या कैसे नापी जाती है कि एक क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं और वहीं दूसरे क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, इसी क्षेत्र के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग जीवित हैं, इस आधार पर हमारे यहाँ जनसंख्या नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं।
प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि का तात्पर्य जन्म दर और मृत्यु दर से होता है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको बाद में एक वीडियो बना के अच्छे से बता दूँगी। आगे बढ़ते हैं। ये भारत में जनसंख्या के आकार और समृद्धि के बारे में बताया जा रहा है। भारत का जो स्थान है जनसंख्या के मामले में वो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सन 2011 की जनसंख्या जनगणना के बाद हमें पता लगा कि भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, यानी कि 1.21 अरब के समान। इस सारणी में, नीचे दी गई सारणी में हम देख सकते हैं कि भारत की 1901 की कुल जो जनसंख्या थी वो थी इसके औसत दे रखा है लाखों में, 238 लाख ये जनसंख्या थी। जबकि जब 2011 की जनसंख्या आई तो 12,010 लाखों में ये जनसंख्या आती है। उसके बाद समृद्धि दर इतना और दशकीय समृद्धि दर इतना, यानी कि 10 सालों का जो दर थी वो इतनी आ रही है, 10 सालों की दर थी वो इतनी आ रही है और औसत समृद्धि दर इतना आ रहा है। तो हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हम लोग आर्थिक तरक्की पे नीचे होते जा रहे हैं। ये देखो, हम लोगों ने 1971 में और 1971 की आर्थिक समृद्धि दर कितना ज़्यादा है, जबकि 2001 और 2011 का समृद्धि दर घटता जा रहा है। यही इस चार्ट में बताया है। ये हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भारत में जन्म दर और मृत्यु दर 1901 से 1911 के बीच में जन्म दर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और मृत्यु दर घटता जा रहा है। तो ये इसमें ये बताया गया है। इसके अंदर थोड़े से आंकड़े दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कौन सी महामारी आई थी। 1901 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आई, बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी, ज्वार, प्लेग, चेचक, हैजा आदि, जिसमें 125 लाख यानी कि 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। ये सब उसके बाद यहाँ पे बता रखा है, अंग्रेज़ी में एक पैराडेमिक शब्द है, एक ऐसी महामारी जिसके लिए प्रयोग किया जाता है जो व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। वहीं जो एपिडेमिक शब्द है जो सीमित क्षेत्रों को प्रभावित करती है, यानी कि यदि एक महामारी सिर्फ इतने क्षेत्र में फैलती है, यानी कि हमारे भारत में ही फैली है, तो वो महामारी क्या कहलाएगी? एपिडेमिक कहलाएगी। और वहीं पेंडेमिक पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। यदि कोई महामारी पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है तो वो क्या कहलाएगी? वो पेंडेमिक कहलाएगी। यहीं हम आगे बढ़ते, ऐसी बीमारियों के लिए उपचार के लिए बड़े पैमाने पर सरकार क्या करती है? टीकाकरण कार्यक्रम चलाती है, स्वच्छता अभियानों को चलाती है, यानी कि सरकार बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करती है ताकि लोग ऐसी बीमारियों से बच सकें। जैसे कि हमारे देश में पोलियो का कैंपेन चला था, तो इसके अंदर कितने लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। या इस वाले पार्ट में बता रखा है कि हम लोगों ने 1918 से 1919 में इन्फ्लुएंजा बीमारी से कैसी लड़ाई लड़ी। ये पढ़ सकते हैं, कभी कभार पेपर में आ जाता है, कभी कभार नहीं आते, ऐसा ही है। उसके बाद ये है, अकाल भी बढ़ती हुई मृत्यु दर की एक प्रमुख और पुनरावृत्त स्रोत है। ये एक ज़माना था कि जब अकाल व्यापक रूप से बार बार पड़ते थे। उन दिनों अकाल पड़ने के कई कारण होते थे, जिसमें अकाल पड़ने का सबसे पहला कारण था खेती पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी। लोग घोर गरीबी और कुपोषण पे थे, यानी कि खेती पूरी तरह से अगर वर्षा पर निर्भर होगी तो लोग खेती पे ही डिपेंड होंगे। जब बारिश हुआ करेगी तब तक अनाज मिला करेगा, और जब बारिश नहीं हुआ करेगी तब अनाज नहीं मिला करेगा। इसके अलावा परिवहन और संचार के साधन भी समुचित थे, यानी कि और लोगों के पास आने जाने कमाई के स्रोत कम थे। अब क्या हो गया है। इसके अलावा किंतु जैसा कि अर्थमेन सेन एवं अन्य विद्वानों ने दर्शाया कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट के कारण नहीं, बल्कि हकदारी की पूर्ति के अभाव में पड़ते हैं, अथवा भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त लोगों की असक्षमता के कारण ही अकाल पड़ते हैं। लेकिन अब भारतीय कृषि की उत्पादकता में विशेष रूप से सिंचाई वगैरह के नए कार्यक्रम आ गए हैं, पर्यावरण वृद्धि हो गई है, संचार के साधन बढ़े हैं,
संचार के साधन बढ़े हैं, निरोधक कार्यक्रम आ गए हैं और मौतों की संख्या कम हुई है। तो लोगों के कमाई के साधन कहीं ज़्यादा बढ़े हैं। सरकार ने कई कार्यक्रम भी चलाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वो लोग अपनी जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। मृत्यु दर और जन्म दर में तेज़ी से गिरावट अभी नहीं आई है, उसके लिए सरकार नए नियम कानून चला रही है। ये भारत के राज्यवार जन्म दरें हैं कि किस राज्य में इससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस राज्य में से कम पॉपुलेशन है। ये कुछ चार्ट्स दिए गए हैं जिसमें जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है। जनगणना आंकड़ों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। ये मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना क्या है? भारतीय जनसंख्या में 0 से 14 साल के बच्चों को और 65 प्लस की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। आश्रित जनसंख्या वो जो कि 15 से लेकर 45 तक की जनसंख्या वाले जो यानी कि कार्यशील व्यक्ति हैं उन पर निर्भर है, उन्हें कहा जाता है कार्यशील। और जो 0 से लेकर 14 और 65 प्लस की जनसंख्या है वो उन पर निर्भर है। यदि किसी भी देश में आश्रित जनसंख्या बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है आश्रित जनसंख्या, तो क्या होगा? जितनी भी कार्यशील जनसंख्या है उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका खर्चा कहाँ जाएगा? मेडिसिन वगैरह में जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये भारत में 1961 का ग्राफ है जिसके अंदर ये बता रखा है कि किस राज्य की जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ी है। इस ग्राफ के अंतर्गत ये 1981 का ग्राफ है, ये 2001 का ग्राफ है, ये 2026 का एक अनुमानित ग्राफ है, इसका पक्का अभी कुछ नहीं पता है। देखिए, अलग अलग राज्य की प्रजनन दरें अलग अलग हो सकती है। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि राज्यों में शिक्षा किस प्रकार है, उस राज्य की खेती व्यवस्था किस प्रकार है, उस राज्य में कैसे लोग रहते हैं, उस राज्य के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मान्यताओं को मानते हैं, तो वहाँ पे असर पड़ता है लिंग अनुपात में। जैसे कि यदि किसी राज्य में पढ़ाई लिखाई कम है, कम लोग पढ़े लिखे हैं, तो उस राज्य में बेटियों को कम समझा जाता है लड़कों के आगे। ऐसा आयु संरचना में अपेक्षित छोटी आयु वर्गों की ओर झुकाव पाया जाता है, उसे भारत के लिए लाभकारी माना जाता है। पिछले दशक के पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था की तरह आज के आयरलैंड की तरह ही समझा जाता है। इसके अंदर ये बताया गया कि जनसंख्या की लभांश क्या होता है। जनसंख्या की लभांश यानी कि मैंने आपको बताया था कि यदि कार्यशील जनसंख्या एक राज्य में ज़्यादा होती है तो क्या होगा? ये उस राज्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि यदि कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कई ज़्यादा लोग होंगे कमाने वाले और इससे उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो इसलिए कार्यशील जनसंख्या होनी चाहिए ताकि हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या है वो जुड़े। और कार्यशील जनसंख्या कितनी होती है? 15 से लेकर 64 तक की जो जनसंख्या होती है वो कार्यशील जनसंख्याओं में आती है। आगे हम पढ़ते हैं, भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्यों गिरता जा रहा है? यहाँ पे कुछ आंकड़े दे रखे हैं कि भारत में पहले कितनी स्त्रियाँ थी, 21वीं शताब्दी में कितना हो जाएगा ये, और 20वीं शताब्दी में कितना अनुपात था, ये सब इसमें बता रखा है। ये सब इसके अंदर बता रखा है, आप ये आंकड़े पढ़ सकते हैं इसके अंदर आंकड़े बताए गए हैं इस पूरे टॉपिक में। इसके बाद यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं कि कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या में स्त्रियाँ हैं, कितनी पुरुष हैं। यहाँ पे बता रखा है कि स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कई ज़्यादा कारण है। तो गिरावट के कारण क्यों है स्त्री पुरुष अनुपात में? क्योंकि
यहाँ पे एक प्रासंगिक प्रश्न उठ जाता है कि क्यों अनुपात है, क्योंकि देखो यहाँ पे लड़कों को पोषण ज़्यादा दिया जाता है और लड़कों को शिक्षा ज़्यादा दी जाती है और समाज में जागरूकता की कमी है, इसीलिए स्त्री पुरुष अनुपात घट रहा है। स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट समग्र अनुपातों के मुकाबले अधिक तेजी से आई है, क्योंकि समाज वैज्ञानिकों ने विश्वास है कि इस गिरावट के कारण बालिका शिशुओं यानी बच्चों के प्रति भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इस अनुपात में आने के और भी कई ज़्यादा कारण बताए गए हैं, जैसे कि शैशवावस्था में बच्चों की देखभाल नहीं होती, उनकी मृत्यु दरें ऊंची हैं, लिंग विशेष में गर्भा जैसे बच्चियों को पैदा नहीं होने दिया जाता, और धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी बहुत सारी हैं कि हमारा बेटा होगा तो वही हमें हमारे जीवन को पार लगाएगा, वही। और बालिका हत्या की प्रथाएं भी कई ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये इस पाठ में बताया गया है। आगे गर्भावस्था में माताओं को अच्छा पोषण नहीं मिलता, अच्छे से खाना वाना नहीं दिया जाता और सोनोग्राम जैसी पद्धतियों का भी भरपूर इस्तेमाल होता जा रहा है, जिस वजह से स्त्री अनुपात घटता जा रहा है। तो ये कई पॉइंट है जो आप बता सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ राज्यों के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किस राज्य में कैसी स्त्री पुरुष अनुपात है। ये वाला थोड़ा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सोनोग्राम के बारे में बताया गया है कि ये दंडनीय अपराध है। ये दंडनीय अपराध है जो 1991 से लागू हुआ और 2003 में और प्रबल हो गया, जिसके अंदर बालिका प्रसव निंदानिक प्रविधियों को रोकने के लिए किया गया। जो सोनोग्राम जाके कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकियाँ कराई जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दंडनीय अपराध है। इसके लिए भारी जुर्माना हो सकता है और कारावास भी हो सकती है। इसमें गर्भ में जो बच्चा होता है उसके लिंग की जांच करी जाती है। सरकार ने इन सबको हटाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। इस राज्य में साक्षरता इस पॉइंट में साक्षरता के बारे में बताया जा रहा है। शिक्षित होने के लिए साक्षर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप साक्षरता के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, बच्चों के बारे में जान पाएंगे और भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आंकड़े बताए गए हैं कि 2011 की जनगणना के तथार्थ आंकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता लगभग 9% तक बढ़ती है। पुरुषों में ये करीब 6% तक, जबकि स्त्रियों में, मैं आपको ऐसी बता देती हूँ कि हमारे देश में केरल राज्य में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लड़कियाँ हैं। केरल का अनुपात सबसे ज़्यादा है, वही यूपी और बिहार का अनुपात कम होता जा रहा है। आगे ग्रामीण नगरीय भिन्नताएं, ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है कि ग्रामीण नगरीय भिन्नताएं क्या। हम सबको पता है कि लोग बाग नगरों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा और गाँवों से नगरों की तरफ क्यों भागे आ रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि नगरों में सुविधाएं ज़्यादा हैं। जितने लोग नगर में आएंगे उन्हें लगता है भाई कमाने के साधन बढ़ेंगे, हम लोग पैसे कमा सकते हैं ज़्यादा, और नगरों में जाति भेदभाव कम होता है, जाति का भेदभाव नहीं किया जाता। नगरों में कमाने के कई सारे स्रोत हैं और नगरों में स्त्रियां भी काम कर सकती हैं। नगरों में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर है ना, तो हम कहीं काम कर सकते हैं। नगरों में सुविधाएं ज़्यादा हैं, संचार के माध्यम ज़्यादा हैं, रेडियो टेलीविज़न समाजशास्त्र समाचार पत्र ये सब ज़्यादा है। नगरों में पढ़ाई के अवसर कहीं ज़्यादा हैं, तो हम बच्चों को अच्छा जीवन दे सकते हैं। ये देखिए कैसे कैसे बुरी कंडीशंस में लोग रह के भी नगरों में अपना जीवन स्थापित कर रहे हैं। परंतु लोग गाँव से आ तो जाते हैं शहर, परंतु शहरों की हालत कैसी हो गई है, एक तरफ यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं तो दूसरी तरफ छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी हैं। नगरीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो नगरीकरण क्या होता है, जब नगर तेज़ी से बढ़ने लग जाए तो शहरों में ग्रामीण जनता, नगरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, ग्रामीण जनता शहरों की तरफ चुंबक की तरफ खींची चली आ रही है। गाँव में तालाब, वन प्रदेश, गोचर भूमि जैसी सार्वजनिक संपत्ति के साधनों में कमी आती जा रही है, क्योंकि लोग वहाँ जाके घर बनाए जा रहे हैं। तालाब हैं,
तो सूख गए या उन्हें पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं रही, तो कमाने के साधन भी कम होते जा रहे हैं। आगे, कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से भी पसंद नहीं करते, क्योंकि शहरों में क्या है, गुमनामी ज़िंदगी है, कोई कैसे रह रहा है किसी को पता ही नहीं है। इसके अलावा ये तथ्य है कि नगरीय जीवन में अपरिचितों से संपर्क होता रहता है, विभिन्न कारणों से लाभकारी साबित होता है। अनुसूचित जाति और जनजातियाँ यहाँ पीड़ित नहीं है, इनको रोज़गार मिलता है इधर। शहरी जीवन इन्हें कई कारणों से अच्छा लगता है गांव के जीवन से। यहाँ पे ये दिखा रखा है कि कितने लोग कस्बों से शहरों की तरफ आते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, भारत की जनसंख्या नीति शायद। हाँ, तो मैं तो ये कहूँगी, आप मेरे समझाने के बाद भी आप ये चैप्टर बड़ी अच्छे से पढ़ ली तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस चैप्टर में से कई ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं भारत की जनसंख्या नीति को। तो भारत की जनसंख्या नीति 1952 में आई थी। भारत की जनसंख्या नीति, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे देश में हर 10 साल में वो जनगणना होती है। जनगणना बहुत ज़रूरी है। हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम ठोस रूप से लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या की समृद्धि स्वरूप सामाजिक दृष्टि से वंचित लोगों को सामने लाया जाए, उनके लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाई जाए, अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जाएँ। हम सबको पता है कि हमारे देश में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे देश में आपातकाल लगा था, और जिस वजह से राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा था। इस आपातकालीन स्थिति में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रिया निलंबित हो गई थी। विशेष कानून पारित कराए गए थे, सरकार द्वारा लागू किए गए थे। इस आपातकाल में सरकार ने बड़े पैमाने पर ज़ोर ज़बरदस्ती से बाध्यकरण कराया गया था, और इस कार्यक्रम को लागू करके जनसंख्या समृद्धि को इस संख्या की वृद्धि को काबू में करने का प्रयास किया गया था। इस बाध्यकरण का अर्थ है चिकित्सकीय पद्धतियों से जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म को रोका जा सकता है। इसमें पुरुषों की नसबंदी होती है, जबकि स्त्रियों की नलिकाबंदी। ऐसे करके सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डाला गया था, और लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के ऐसे काम कराए गए थे। तो भाई, ये भारत की जनसंख्या नीति है, और 2010 में भारतीय जनसंख्या नीति के कुछ लक्ष्य रहे थे, जो कि इस टॉपिक पे बताए गए हैं कि क्या लक्ष्य रहे हैं वो। इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय की शिक्षा मिले, वो भी मुफ्त मिले। ये पेपर में आता नहीं, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हैं। विवाह में देरी हो, लगभग 18 वर्ष की उम्र में विवाह ना करें। उसके बाद रोग के प्रसार को एड्स नामक रोग के प्रसार को नियंत्रित किया जाए। जन्म, मृत्यु, विवाह, गर्भावस्था के मामलों को पंजीकृत कराया जाए। तो इस कार्यक्रम में जनता ने आपातकाल का व्यापक विरोध किया। ऐसे तुम किसी को पकड़ के नहीं कर सकते ना, किसी की नलिकाबंदी या नसबंदी नहीं कराई जा सकती। आपातकाल के बाद एक और कार्यक्रम लागू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कहते हैं, जिसके अंदर ये सिद्धांत तय किया गया कि अब हम जनसंख्या को क्या करेंगे? जागरूक करेंगे। यदि जनसंख्या जागरूक होगी तो अपने आप ही जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ये था ये चैप्टर सेकंड, जिसके अंदर हमने पूरा चैप्टर सेकंड देख लिया है। बाकी के कुछ डेफिनेशंस है, वो मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके बता दूंगी। ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस है, और मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस 1 मार्कर क्वेश्चंस भी करा दूंगी। यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू।